डॉक्टर विधौलकर सर की बुक से देखेंगे आज हम आर्सेनिक एल्बम को। और विधौलकर सर ने बेसिकली सर ना जो विधौलकर सर की बुक है ना, इसमें सर ने एक तरह से पिक्चर बना के बताई है। रूब्रिक्स का ज़्यादा इसमें नहीं है ज़्यादा रोल, मगर रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग ही इन्होंने एक पिक्चर बना के और एक जर्नी टाइप की बताई है कि आर्सेनिक एल्बम या कोई भी मेडिसिन कैसी होती है, किस तरह से। कुछ फिजिकल जनरल्स भी बताते हैं बीच बीच में, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें हमारे सबसे पहले सर ने बताया एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस जो हमने देखा ही है, एग्रेवेशन बाई कोल्ड एंड वर्स 1 to 2 AM और 1 to 2 PM, ठीक है। थर्स्टी फॉर सिप्स ऑफ वाटर, है ना। पीरियोडिसिटी को हम ऐसे लेते हैं कि जैसे फीवर भी आ गया तो जैसे आज आ रहा है अगर 12 बजे तो कल भी 12 बजे आएगा, ऐसे पीरियोडिक उसमें आएगा, रिदम में आएगा। या फिर ऐसे भी ले लेते हैं कि हर साल मुझे इसी महीने में आता है, ये प्रॉब्लम आती है, हर साल मुझे मार्च में ही ये प्रॉब्लम आती है, हर साल मुझे अप्रैल में ही टाइफाइड होता है, तो यहाँ पे भी हम पीरियोडिसिटी ले देते हैं, ठीक है। और अल्ट्रेशन ऑफ सिम्टम अल्टरनेट करते हैं ना, कई बार बोलते हैं फिजिकल सिम्टम अल्टरनेट विद मेंटल सिम्टम, या कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया, तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं वो भी हमारा अल्ट्रेशन ऑफ सिम्टम भी है आर्सेनिक में। और अल्सरेशन बर्निंग पेन, जैसे अल्सर्स वगैरह बन गए या कोई भी बर्निंग पेन हमने पढ़ा ही था, पेन होएगी उसके साथ बर्निंग होएगी। और एम्लोरेटेड बाई वार्म, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। तो आर्सेनिक की पैथोलॉजी क्या है? डीप सीटेड इनसिक्योरिटी, है ना। दिस इनसिक्योरिटी डोमिनेट्स द आर्सेनिक पर्सनैलिटी इवन फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेजेस। शुरुआत के स्टेजेस में ही ये जो इनसिक्योरिटी है वो इसको डोमिनेट करना शुरू कर देती है। अराइजिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी इज द आर्सेनिक डिपेंडेंसी ऑन द अदर पीपल, ठीक है। ये जो इनसिक्योरिटी है वो कहाँ से निकलती है? हमारे उसकी डिपेंडेंसी से, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना वो। ऑफ कोर्स आर्सेनिक इज ए प्रोमिनेंट रेमेडी लिस्टेड अंडर द रूब्रिक डिजायर कंपनी। डिजायर कंपनी में भी पढ़ी है, मगर वो क्यों है डिजायर कंपनी वो भी हमने पढ़ा था पिछली बार कि हाँ उसको सिक्योरिटी फील होती है जब उसके आसपास लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं ना। इन रियलिटी द आर्सेनिक पर्सन हैज मोर देन ए मेयर डिजायर फॉर कंपनी, इट इज एन एक्चुअल नीड फॉर समवन टू बी प्रेजेंट नियर हिम। उनको ये लगता है कि मेरे आसपास कोई होना चाहिए। आर्सेनिक सराउंड हिमसेल्फ विद पीपल बिकॉज ऑफ हिज इनसिक्योर सेंस कंसर्निंग हिज हेल्थ, हिज अनअकाउंटेबल फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। उसकी वजह से उसके अंदर डिजायर कंपनी होती है। द नीड ऑफ अ कंपनी इज नॉट नेसेसरली ए नीड फॉर इंटरेक्शन। जैसे फास्फोरस में होता है, उसको क्या बातचीत करना पसंद है, इसलिए उसको कंपनी अच्छी लगती है फास्फोरस को। बट आर्सेनिक नीड्स पीपल नियर बाई मोर फॉर रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। उसको रीएश्योरेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए उसको कंपनी अच्छी लगती है। ये हमने देखा था आर्सेनिक बहुत पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मनी, स्पेशली ऑफ पीपल। उसके लोग के लिए भी वो पॉजिटिव होता है, अपनी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है। आर्सेनिक पर्सन डज नॉट ईजिली शेयर अ रिलेशनशिप विद अ गिव एंड टेक डायनेमिक। उसको बस चाहिए चाहिए चाहिए, देना नहीं है, ज़्यादा टेक कर लेने वाला होता है, ठीक है। ही इज मच मोर सेल्फिश अ टेकर इन ए रिलेशनशिप में भी वो बस उसको चाहिए। जैसे बीमार पड़ गया तो चाहता है कि बीवी मेरी पूरी वो करे, केयर करे, ये करे, वो करे, सारा कुछ करे, है ना। क्या बोल रहे थे? वो बाइटिंग टम्बलर याद आ गया। हाँ, बाइटिंग टम्बलर जैसे होता है ना। अभी एक मेरे पेशेंट थी वहाँ पे मंसूरा के, तो वो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है, मतलब 7-8 साल से वो रेगुलर लेती है मेडिसिन। बोलती है मैं ठीक हूँ मगर आपकी मेडिसिन मैंने बंद नहीं करनी। वो इतना मतलब मेरे पे भरोसा करते हैं ना, तो वो लेते हैं मेडिसिन। तो उनकी मदर इन लॉ हैं थी, मतलब अभी वो एक्सपायर हो गए। तो वो टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ आर्सेनिक थे, टिपिकल। मतलब वो इतना परेशान करते थे ना इनको, इतना मतलब ये थोड़ी इस टाइप की स्टैफ टाइप का इनका है कॉन्स्टिट्यूशन, सहने वाला सहने वाला सहने वाला इस तरह का। तो ये इतना करते थे, उनका इतना करते थे, लास्ट टाइम तक इन्होंने बहुत किया, मगर ये इन्हीं को गालियाँ निकालते थे कि अगर इन्होंने 2 बार बोल दिया और ये नहीं सुन पाए, किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कोई मिक्सी चल रहा है, तो बस उनका शुरू हो जाता था कि ये तू ऐसी ये वो। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि ये कितने सालों से मेरा कर रही है, सब कुछ है ना, सारी केयर से सारा कुछ ये करते थे। अभी लास्ट टाइम तक तो उनका नहलाना धुलाना सब कुछ ये, पॉटी सुसु सारा कुछ ये कर रहे थे। तो उनको अभी उनकी एज हो गई थी 92 ईयर्स। तो उनकी आर्सेनिक एल्बम चलती थी, और जैसे उनको सांस की प्रॉब्लम थी और बेड सोर हो गए थे, काफ़ी गिर गए थे, तो फिर उसके बाद बेड पे ही पड़ गए। तो उनकी अभी डेथ हुई है। तो उन्होंने पता कैसे डेथ हुई उनकी? मेडिसिन हम देते थे तो उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट उनको ये था कि बिल्कुल पीसफुली गए वो, बिल्कुल पीसफुल। बोलते ऐसे बैठे थे, सुबह उठे हैं, सारा कुछ किया उन्होंने, अपना खाना पीना नाश्ता पानी सारा कुछ हमने नहला धुला के जो भी था होता है सब ब्रश व्रश करवा के उनको बैठा दिया। फिर मैं चली गई गुरुद्वारे, और जब मैं गुरुद्वारे से वापस आई हूँ तो बेटे ने बताया कि दादी मम्मा को ये दे, तो खिलाने लगे, तो कुछ खा नहीं रहे थे, मतलब जा चुके थे वो।
और मतलब बोलते हैं हमको पता ही नहीं, हमको भी नहीं पता चला, वो भी जैसे तड़प के जाता है ना बंदा, बोलते हैं बिल्कुल ही, मतलब हमको इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो बहुत ही पीसफुली गए हैं। वो आर्सेनिक है, मैंने बोला देखिए वो होम्योपैथिक दवाई चलने से क्या होता है ना, ये चीज़ें अगर बोलते, वो तो डॉक्टर बोलते थे एडमिट कर दो, ये बोलते हमारी पता नहीं किसी कोई उनकी चाची सास ऐसे कोई थी, बोलते उनकी हालत इतनी ख़राब हुई ना, हमने एडमिट करा दिया था उनको लास्ट टाइम पे, और वो मतलब इतना तड़प तड़प के गई है ना वो, क्योंकि उन्होंने तो देखो ये सारी चीज़ें हैवी हैवी दवाइयाँ चल, दवाई उनकी भी एलोपैथिक चलती थी थोड़ी बहुत, जो भी बेड सोर्स वगैरह, मगर उन्होंने बोला नहीं हम चाहते हैं कि साथ साथ में होम्योपैथी भी चलती रहे ताकि वो चीज़ें कंट्रोल में रहें। बड़े प्यार से अच्छे से गए हैं वो, बोलते हैं मुझे हम लोग को इस चीज़ की बड़ी, और एज भी उनकी इतनी हो गई थी ना 92-93 ईयर्स की। कल पता है बोलते थे कि जैसे बोलते अगर कोई ना आसपास कोई खेल रहे हैं बच्चे या उनको अगर डिस्टर्बेंस हो रही तो बच्चों को भी गाली निकालना शुरू कर देते थे अपनी, मतलब उनकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ पूरा एकदम डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल टाइप के थे, और बेटा भी पूरा उनके कंट्रोल में रहता था, उनकी जो उनके हस्बैंड थे। मैंने बोला चलो कोई नहीं, जैसे भी थे उनको लास्ट टाइम पे पता एहसास तो किया ही होगा उन्होंने कि इसने ही किया है मेरी सारी ज़िंदगी ना। तो इस तरह के होते हैं आर्सेनिक एल1 पेशेंट्स, मतलब लास्ट टाइम तक भी उन्होंने उनसे बहुत प्यार से, अनग्रेटफुल होते हैं ना ये लोग, कि प्यार से बात नहीं की कि तूने मेरा इतना किया। एक बार बंदा बोल ही देता है तो थोड़ा सा हो जाता है ना सामने वाले को कि चलो मेरा किया हुआ, उनको फील हुआ इस चीज़ का, तो उन्होंने कभी नहीं किया। लास्ट टाइम तो रात भी बोलते, जिस दिन वो गए हैं ना उस दिन भी सुबह उठ के बोलते मैं रात को चिल्लाती रही थी, सुनी नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तू सो ही रही, तू सुनी नहीं, मतलब कंप्लेनिंग करते करते ही गए हैं। कंप्लेनिंग पिटीफुल भी है ना रूपरेख इसका। तो इस तरह के थे वो, ये बेचारी इतना परेशान होती थी ना उनसे, वो हो जाती थी, मतलब जैसे बोल देते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, आके मेरे से बोलते हैं मैं तो बस चाहती हूँ कि आप काउंसलिंग कर देते हो ना मेरी, तो मेरे को बहुत अच्छी मैं फील करती हूँ कि चलो कोई तो समझता है मुझे। तो इस तरह के होते हैं आर्सेनिक एल्बम लोग ना, हमेशा इनको चाहिए 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 रिलेशनशिप में भी। ही इज़ मच मोर सेल्फिश टेकर इन ए रिलेशनशिप, बोलते खाना पीना इनका बिल्कुल सब कुछ टाइम पे करने वाली थी ये, मेरे को इतने बादाम खाने हैं, इतने अखरोट खाने, मतलब प्रॉपर इनका अपनी हेल्थ को लेके बड़ी बोलते कॉन्शियस थे, इस तरह के थे वो। ही गिव ए सपोर्ट टू अनदर पर्सन बट प्राइमरली विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग सपोर्ट इन रिटर्न। दूसरों को अगर दे रहे हैं ना तो उसके पीछे कारण है कि उसको एक्सपेक्ट वो करते हैं कि वहाँ से भी मुझे कुछ मिलेगा, तभी वो उसको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है तो वहाँ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अर्ली स्टेज ऑफ आर्सेनिक में कैसे होते हैं ये, वी सी प्रीपॉन्डरेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स विद लेस एम्फेसिस ऑन द मेंटल डिस्टर्बेंस। शुरुआत में इनके फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा आपको दिखते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल डिस्टर्बेंस के। फिजिकल सिम्टम्स में आपको क्या क्या दिखेंगे, बर्निंग पेन्स होंगी, चिलीनेस होगी, एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड होएगा, फ्रीक्वेंट कोल्ड, पीरियोडिसिटी, थर्स्ट फॉर सिप्स, टाइम एग्रेवेशन, वही जो हमने मिडनाइट। अपॉन इंक्वायरी, जब आप ज़्यादा पूछने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर फिर से आपको फास्टिडियसनेस मिल सकती है, माइजरलीनेस मिलेगा, इनसिक्योरिटी मिलेगी। इस स्टेज पर क्या होता है, ज़्यादातर जो इसकी कंप्लेंट्स होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, नॉट इन्वॉल्विंग फिजिकल डिके अभी नहीं हुआ होता। इट मे बी डिफिकल्ट टू सेपरेट आर्सेनिक एंड नक्स वोमिका, ठीक है। तो फंक्शनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फिजिकल डिके वाली कंडीशन नहीं होती। तो आर्सेनिक और नक्स वोमिका यहाँ पे बहुत एक जैसी दिखेंगी आपको, सेम दिखेंगी, क्योंकि वो भी फास्टिडियस है, नक्स वोमिका भी, और परफेक्शनिस्ट है, ये सब चीज़ें उसमें भी होती हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे इनको हम अलग करते हैं। तो आर्सेनिक जो होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही इनसिक्योर होता है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है, नीड सपोर्ट ऑफ पीपल। बल्कि जो नक्स वोमिका होता है वो कैसा होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है और इम्पल्सिव होता है। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हेन देन इलनेस पेनिट्रेट्स डीपर, ठीक है। जब ये कैसे होते हैं, वही मतलब ये नक्स वोमिका जो सेल्फ रिलायंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। आर्सेनिक जो होता है बहुत इनसिक्योर, सपोर्ट चाहिए उसको लोगों का, है ना, इस तरह का होता है। फिर जैसे जैसे इनकी आर्सेनिक में जैसे जैसे इलनेस जो है वो पेनिट्रेट करती है धीरे धीरे धीरे, फिर वो डीपर लेवल पे जाती है। फिर क्या होगा उनमें, एक ये वो बता रहे हैं उसका जर्नी बता रहे हैं आर्सेनिक की ना। उसके बाद क्या होगा, मोर एंग्जाइटी बढ़ जाएगी उनकी, और एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ आ जाएगा बहुत ज़्यादा। एफ्रेड डैट ही विल डाई, उनको ऐसा डर आ जाएगा कि मैं तो अब मर जाऊंगा, है ना। फियर ऑफ बीइंग अलोन, कॉन्स्टेंट नीड फॉर कंपनी पर्टिकुलरली एट नाइट, क्योंकि नाइट में इनको एग्रेवेशन होती है, रात में कोई ना कोई होना चाहिए इनके साथ। फियर्स रेज्ड वाइल अलोन, अभी कल उनकी आई थी डॉटर इन लॉ, वो जो अंकल का बात बता नहीं रही थी, गणेश प्रसाद अंकल हैं जो बीपी चेक कराने आते हैं हर रोज ना, तो उनकी कल आई डॉटर इन लॉ। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अंकल तो हर मतलब 3 साल से आ रहे हैं मेरे पास रेगुलर। तो वो किसी को बीपी चेक करवाने के लिए आई थी अपनी किसी फ्रेंड को ना, तो वो बताने लगे कि मेरे पास मेरे फादर इन लॉ आते हैं,
मैंने बोला कौन है, क्या नाम है? बोलते गणेश प्रसाद। मैंने बोला अच्छा गणेश अंकल, वो तो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है। बोलते अच्छा। मैंने बोला वो तो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है, उनसे तो मेरी रोज की गपशप होती है। तो बोलते अच्छा, बोलते बड़े शक्की हैं वो। मैंने बोला हाँ वो शौक, उन्होंने भी कल कंफर्म किया सारा उनका ना, वो भी आज से नहीं कहना कि वो बोलती है कि पहले आपके पास बीपी चेक कराने जाएंगे, फिर डॉक्टर जैस्मिन के पास जाएंगे, फिर वहाँ अंदर उनके पास खुद भी बीपी मशीन है, वहाँ पे भी चेक करेंगे। बोलते इतना उनके अंदर ये है ना, ये चीज़ मानते नहीं जल्दी। मैंने बोला हाँ वो ऐसे मेरे पास भी कई बार 2-2 बार, अगर किसी दिन उनका ऐसे नॉर्मल उनका 140-80 आता है, तो अगर मेरे कभी 145 आ गया तो ठीक है 5 मिनट में बैठ जाता हूँ, एक बार दोबारा कर दीजिएगा। हमने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं, इनको विश्वास नहीं होता, स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत सस्पिशियस होते हैं, बहुत शक्की टाइप के होते हैं। मेरे को बोलेंगे सुई सही है ना आपकी, इसकी ये काम तो सही कर रहा है ना आपका ये। मतलब इतने टाइम 3 साल हो गया उनको, अभी भी मतलब उनका वो शक नहीं। और बोलते हैं कि वो ठीक, मैंने बोला ठीक है अंकल, तो अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी ठीक आता है उनका। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब मेरे पास आए थे तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड उनका बहुत हाई जाता था, अभी सब कुछ नॉर्मल आते, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। बस वही उनका मैंने बताया उनको कि आप उनको बस ये है कि मन स्थिर नहीं रहता है। 3 चीज़ें हैं उनकी, मन स्थिर नहीं रहता, फेस भारी रहता है और पेट में कुछ होता है, 3 चीज़ें। तो मैंने बोला ये कोई बीमारी नहीं, वो एंग्जाइटी है बस, और उनकी कुछ नहीं है। ठीक है, वो उनको बस एक ये रहता है ना कि जैसे अलग फ्लैट में रहते हैं तो उनको ये रहता है, एक इनसिक्योरिटी सी रहती है। अब उन्होंने इसलिए फ्लैट बिल्कुल उनके साथ वाला ले लिया, अपने बेटे के साथ वाला, पहले थोड़ा सा दूरी पे था। यही पे होना हाँ, तो कंपनी चाहिए इनको हमेशा, और वो कंपनी क्यों चाहिए कि मेरे को कुछ होना चाहिए। वहाँ से बिहार से वो इसीलिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे, कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा, जबकि इनको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी रहना पड़ रहा है। तो ये है सारे आर्सेनिक की सिनेरियो है ना। फियर रेज्ड वाइल अलोन, ठीक है, ये एक फियर है, मतलब रेज्ड वाइल अलोन कि एकदम से उठे और कोई उनको मिला नहीं है तो डर जाते हैं। एंग्जाइटी कॉजेस ग्रेट एंग्विश इंटरनल ड्यू टू दिस ट्रेमेंडस रेस्टलेसनेस, ठीक है। यही एंग्जाइटी जो है आगे जाके क्या बना लेती है, एंग्विश कंडीशन पहुंच जाएगी। एंग्विश मतलब एंग्विश का मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल पेन, एक तरह से, मतलब एंग्विश एक हमारा एंग्जाइटी का सिफिलिस फॉर्म हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई चीज़, ठीक है। मेंटली भी वो बंदा बहुत परेशान रहेगा, फिजिकली भी वो चीज़ दिखने लग जाएगी। उसी एंग्विश नेचर की वजह से वो रेस्टलेस होता है। वो रेस्टलेसनेस उसकी फिजिकल रेस्टलेसनेस नहीं होती है, वो मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, एंग्जाइटी जो आर्सेनिक की होती है। यही चीज़ इन्होंने बताया, रेस्टलेसनेस इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ मेंटल रेस्टलेसनेस एंड एंग्विश अटेम्प्ट टू अलाउ द डीप सीटेड एंग्जाइटी, ठीक है। वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो आ जाती है कि एक मेरे पास आती थी बच्ची, उसको ब्रोंकाइटिस वगैरह कुछ था, इस तरह की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। तो वो जब आती थी ना, वो बैठती नहीं थी। उसकी मम्मी मतलब बैठ के मेरे को बता रही होती, वो बाहर ना, यहाँ पे बाहर वाले केबिन ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। मैंने बोला ये क्या करती है? बोलती है इसको ऐसे ही आराम मिलता है। मैंने बोला ये क्यों ऐसे? बोलती नहीं, जब तक घूमती रहेगी ना इसको सांस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ही बैठेगी इसको सांस की। वो रेस्टलेसनेस थी उसकी, वो मेंटली वो चीज़ इतना ज़्यादा, वो एंग्विश और एंग्जाइटी इतनी थी कि वो बैठ नहीं सकता टिक के बंदा। तो ये रूब्रिक होता है इसका, मतलब रेस्टलेसनेस इसकी इस तरह की होती है। ही विल मूव प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम चेयर टू चेयर, फ्रॉम बेड टू बेड, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वही जैसे उन्होंने बताया, पहले आपसे बीपी चेक कराएंगे, फिर जैस्मिन से करवाएंगे, फिर घर पे जाके भी करेंगे, मतलब पर्सन टू पर्सन भी वो चेंज करते रहेंगे। कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट। अच्छा, वो रोज मेरे पास क्यों आते हैं बीपी चेक कराने? इतना उनको भी पता है कि मेरा बीपी ठीक रहता है, उनको एश्योरेंस चाहिए रोज। रोज आएंगे, एक मैं बोल दूंगी नहीं अंकल ठीक हो जाएगा, इतना ही उनको काफ़ी हो जाता है कि चलो मैं एक रीएश्योरेंस मिल गई, एक उनकी एंग्जाइटी थोड़ी सी वो बैठ गई, ठीक है। तो इस तरह को उनको रीएश्योरेंस चाहिए होता है, कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीएश्योरेंस। अच्छा, अब फास्फोरस और आर्सेनिक भी बहुत एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको भी रीएश्योरेंस चाहिए होता है, फास्फोरस को भी, है ना। उसके अंदर भी एंग्जाइटी हेल्थ है बहुत ज़्यादा, बोथ हैव एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ। फास्फोरस टाइप विल प्लीड फॉर हेल्प टू द होम्योपैथ एंड आर्सेनिक टाइप विल डिमांड इट। फास्फोरस को हेल्प चाहिए एक डॉक्टर की या होम्योपैथ की, मगर आर्सेनिक को तो डिमांड है, चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको एक रिस्ट्रिक्शन आ गई ना, रिस्ट्रिक्शन आ गई कि करना ही करना। अच्छा, मैं क्या सोचती थी ना, जब ये अंकल आते थे रोज, तो मुझे लगता था यार मैं इनको ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ, इनकी ये प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हमेशा वैसी, और सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। मैं सोचती थी यार ये जाते क्यों नहीं किसी और के पास, मेरे पास ही क्यों आते हैं। मैंने ऐसे एक बार सचिन को बोला, बोलते ऐसे क्यों बोल रही है, पेशेंट हैं आते हैं, अच्छी बात है तेरे पास आते हैं। तो मतलब बंदा इरिटेट हो जाता है इस तरह के लोगों से कई बार, कि ये इनकी एंग्जाइटी इरिटेट करने वाली होती है, और वो आते इसलिए क्योंकि उनको भरोसा है मेरे ऊपर
है ना। Religious. उनको पता है कि दूसरों के पास जाऊंगा तो वो लूट लेंगे, मेरे लूटने वाले बैठे हुए हैं। वो हमने पढ़ा था ना वो रूब्रिक, है ना, robbers. फियर रॉबर्स और ये सारी, उनको पता है लूटने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए वो नहीं जाते किसी और। उनको मेरे पे भरोसा है कि ये ऐसी नहीं है, मनी माइंडेड टाइप की नहीं है, तो जो भी ये सलाह देंगे अच्छी सलाह देंगे मुझे, और एक एश्योरेंस भी मिलती रहती है उनको रेगुलर में, रोज की रोज, है ना। तो वो इसलिए तो मैं सोचती थी यार क्यों जाते क्यों नहीं किसी और के पास, क्यों नहीं चले जाते जब मैं नहीं ठीक कर पा रही हूँ तो, मगर आना उन्होंने मेरे पास ही है। बीच में मैंने उनको बोल भी दिया अंकल आप दवाई बंद कर दो, दवाई कुछ दिनों तक उन्होंने बंद ही रखी, बस बीपी चेक कराने आते तो मैं कर देती, चाहिए कोई बात नहीं अंकल, कोई ज़रूरत नहीं आपको दवाई की, आप ठीक हो। थोड़ी सी मेडिटेशन किया करो, ये किया करो। फिर उन्होंने नहीं आप दवाई दे दिया करो मुझे, दवाई ठीक रहती। वे बोलते हैं इनको अगर आराम भी होएगा ना तो ये नहीं शो करेंगे कि मुझे आराम, बंदे को अगर आराम नहीं होगा तो वो दवाई क्यों लेगा, इतना वो मनी माइंडेड होता है तो वो पैसे क्यों खर्च करेगा मेरे ऊपर। उनको आराम है मगर वो बताते नहीं, उनको लगेगा कि यार मैं बता दूंगा ना मुझे थोड़ा बहुत आराम है तो पावर कम कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, मेरे को कम वो डोज में देंगे तो फिर मेरी प्रॉब्लम फिर से वैसी ना हो जाए, तो इसलिए वो उसको शो भी नहीं करते। अगर इनको 50% आराम है तो बोलेंगे मुझे 5% आराम है। हाँ, इसीलिए इनको चेंज नहीं करना कभी मेडिसिन। थोड़े जब किसी को आर्सेनिक दी है ना आपने, और अगर वो ऐसे बोले कि 5% बोले ना तो समझ जाना कि है इसको आराम, तभी इसने 5%, नहीं तो वो बोलेगा मेरे को बिल्कुल आराम नहीं है, सीधा ही बोलेगा। तो ये क्या करते हैं आर्सेनिक जो होते हैं वो डिमांड करते हैं, ठीक है। द होम्योपैथ इज बाउंड टू फील द वेट विद विच द आर्सेनिक पेशेंट क्लिंग टू हिम, वही क्लिंगिंग आ गई ना, वो क्लिंग हो गया वो मेरे साथ, चिपक गए हैं और कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये इस तरह का पेशेंट का इतना वेट पड़ जाता है ना सामने वाले फिजिशियन के ऊपर कि वो एक तरह से उसके साथ क्लिंग कर गया है, एक बाउंडेशन आ जाती है फिजिशियन के ऊपर। वंस दे हैव रीच दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नो पेशेंट इन आवर मेटीरिया मेडिका आर सो क्लिंगिंग एंड डिमांडिंग फॉर रिलीफ फ्रॉम देयर एंग्जाइटी एज आर आर्सेनिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये दो दवाइयाँ जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हेल्थ है, नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर भी, नाइट्रिक एसिड में और आर्सेनिक, ये दो दवाइयाँ मेटीरिया मेडिका में ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा क्लिंगी और डिमांडिंग हो जाती हैं अपने रिलीफ को लिए पेशेंट डॉक्टर से, ठीक है। आर्सेनिक एंग्जाइटी हेल्थ इज रियली डीप डाउन इनसाइड, ए फियर ऑफ डाइंग, उसके अंदर क्यों होती है, क्योंकि उसको ये रहता है डर कि मैं मर जाऊंगा। द आइडिया ऑफ हिज ओन डेथ कॉजेज इनटॉलरेंस एंग्विश टू द आर्सेनिक पेशेंट, इट इज़ नॉट सो मच द फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ रीअरेंजमेंट कंडीशन ऑफ हेल्थ बट द फियर ऑफ द अल्टीमेट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। उसको ये नहीं होता कि मेरी हेल्थ डिजेनरेटिव स्टेज में चली जाएगी और क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा, उसको बस उसका अल्टीमेट यही होता है डेथ का, कि मैं मर जाऊंगा, ये उसकी वजह से उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है एंजाइटी हेल्थ इनसिक्योरिटी एंड डेथ। फॉर दिस रीजन द आर्सेनिक पेशेंट विल एक्सेजरेट मैनी सिम्टम, इसीलिए वो अपनी छोटी सी चीज़ को भी एक्सेजरेट करके बताएगा, ब्लो देम आउट ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन, ठीक है, हर चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके बताएगा कि इतनी सी चीज़ है, अगर दाना हुआ तो सीधा उसको लगेगा कैंसर हो गया मुझे। He will come to the conclusion that he has cancer and will go from doctor to doctor seeking someone who will confirm his fear. डॉक्टर टू डॉक्टर जाएगा और सोचेगा कोई कंफर्म कर दे इसको कि ये चीज़ है तुमको, है ना। तो कई पेशेंट आके से बोल देते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने अच्छा हम लिख देते हैं चलो टेस्ट करवा लो अगर आपको इतनी वो हो रही है, टेस्ट सारे नेगेटिव आ गए, तो डॉक्टर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा नेगेटिव आ रहे हैं सर। मैंने बोला अच्छी बात है ना नेगेटिव आए आपके टेस्ट, तो उसको ये होता है कि कोई कंफर्म कर दे कि हाँ मुझे जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ है मुझे, उसको इस, जबकि ये तो गलत चीज़ हो गई, आप बीमार, अच्छी बात है सारी रिपोर्ट्स आपकी सही आई हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको और टेंशन हो जाएगी यार इसमें तो कुछ आया ही नहीं, है ना। इस तरह के होते हैं। ऑल द टेस्ट आर निगेटिव, ही विल नॉट बी कंसोल्ड, हिज एंग्विश्ड फियर एंड रेस्टलेसनेस विल, मतलब उसकी ये चीज़ें कंसोल्ड नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा टेस्ट, कंटिन्यू टू लीड हिम टू मोर एंड मोर डॉक्टर्स। तो अगर हम मैंने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है तो मेरे को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे जो एश्योर कर दे नहीं कि तुमको कुछ है, कोई बोल दे बस मुझे कि हाँ जो तुम बोल रहे हो तुमको है ये चीज़, इसलिए वो इधर उधर भागता रहता है। ही विल फियर डैट ही हैज़ कैंसर बिकॉज दैट इज़ द सिंबल ऑफ फेटल डिजीज़ इन आवर डे एंड एज, ठीक है। उसको रहता है कि कैंसर का फियर होता है और ये आजकल भी ऐसे भी फेटल डिजीज़ है। इट इज़ नॉट रियली द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर बट द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ दैट कॉजेज हिम सच एंग्विश। उसको ये नहीं है कि कैंसर का जो आउटकम है डेथ, वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इट इज़ नॉट ए फियर दैट ही विल गेट कैंसर सम टाइम इन द फ्यूचर, ही फियर्स दैट ही हैज़ इट नाउ। उसको लगता है तो हो गया है मुझे, हो जाएगा वाला सिस्टम नहीं है उसको, उसको लगता है हो गया है मुझे, मैं तो चला गया हूँ इस कंडीशन में, अब तो मैं जाने वाला हूँ, तो मैं मर जाऊँगा, है ना, इस तरह की फीलिंग होती है। कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इससे, इसमें बहुत कैलकेरिया कार्ब पढ़ेंगे इसके बाद हम, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, पंजाब में बहुत जेनेटिक्स है कैलकेरिया कार्ब वाली,
यहाँ पे तो मतलब हम लोग के जितने केस ठीक हुए हैं ना, उसमें से 50% केसेस कैलकेरिया कार्प के हैं, जो कैलकेरिया कार्प से ठीक हुए हैं। तो यहाँ की जेनेटिक्स में कैलकेरिया कार्प हैं बहुत। तो कैलकेरिया कार्प बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इससे। इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, बट मोर फोकस ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या है, फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, और पर्टिकुलरली ऑफ इंसैनिटी, और इंसैनिटी का है, इसको दो हैं, फियर ऑफ इंसैनिटी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इटसेल्फ, नॉट सो मच पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। इसमें कोई डेथ की कोई फियर नहीं है इसमें। कैलकेरिया कैन एक्सेप्ट डेथ विथ रिलेटिव इक्विनिमिटी, बट इट is more likely to be caught in the despair over being incurable and not being able to recover. कैलकेरिया जो है ना वो एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, कैन एक्सेप्ट डेथ विद रिलेटिव इक्वेनिमिटी, मतलब इससे भी ज़्यादा, जैसे डिस्पेयर, उसके अंदर डिस्पेयर आ जाता है कि ये चीज़ पता नहीं रिकवर होएगी नहीं होगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है आर्सेनिक में कि उसमें एक तो डेथ आ जाता है बेसिकली, और उसको ये लगता है कि ये चीज़ रिकवर ही नहीं हो सकती है, इसलिए वो एक स्टेज में चला जाता है कि मेडिसिन लेना बेकार है आर्सेनिक, और जो भी मेरे को बीमारी हुई है वो इनक्योरेबल है, उसको ऐसा लगने लग जाता है आर्सेनिक एल्बम को। मगर कैलकेरिया ऐसा नहीं होता। कैलकेरिया में वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है और चीज़ों को उस तरह से वो करता है, और उसके अंदर ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज़ का है। कि कई बार कैलकेरिया के पेशेंट आके ऐसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब जैसे मेरे घर में ना इनको ये हो गई है प्रॉब्लम, ये कहीं इन्फेक्शियस तो नहीं है, हम लोग में से तो नहीं किसी को हो जाएगी, मेरे बच्चों को तो नहीं हो जाएगी, जैसे किसी ग्रैंड पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उनको फीलिंग आ जाएगी इस तरह की। काली कार्ब एंग्जाइटी, काली कार्ब भी बहुत एंग्जाइटी वाला होता है। काली कार्ब जो होता है ना, ये भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, सर ने उसमें भी बताई है, सर की जो जेनेटिक मटेरिया मेटिका है ना, उसमें काली एरिया, वो सारी बुक मैंने उसको पढ़ाई है इंदर को, काली वो जो वाली है जेनेटिक मटेरिया में, उसमें 3 ग्रुप्स बताए हैं सर ने। कैलकेरिया ग्रुप बताया पूरा, कैलकेरिया बोल रही हूँ, बराइटा सबसे पहले बराइटा बताया, बराइटा की सारी वैरायटी, बराइटा सल्फ, बराइटा कार, बराइटा आयोड सारे, और फिर उसके बाद कैलकेरिया का पूरा बताया, फिर उसके बाद काली का सारा बताया, वो सारी बुक मैंने उसको पढ़ाई हुई है। फिर काली कार्ब कैसा होता है ना, काली कार्ब की भी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। मगर काली में क्या होता है, उसको ये रहता है कि ही विल गेट डिजीज इन अ फ्यूचर में उसको, मगर आर्सेनिक की मुझे तो हो ही गया है अभी, वेयर इज आर्सेनिक फियर ही हैज़ कैंसर नाउ, उसको ऐसा रहता है आर्सेनिक को। काली आर्स जो होती है इसमें एंग्जाइटी अबाउट हार्ट डिजीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बट डज नॉट फियर डेथ एज मच एज आर्सेनिक, ठीक है। काली आर्स जो है, काली के साथ आर्स आ गया, तो फियर ऑफ एंग्जाइटी अबाउट हार्ट डिजीज़ है इसमें, मगर जो फियर ऑफ डेथ है वो नहीं है जैसे आर्सेनिक में होता है, ऐसा नहीं होता काली आर्स में। काली आर्स से इफ़ आई मस्ट डाई इट इज़ ओके, बट इफ़ यू बिगिन टॉकिंग अबाउट हिज हार्ट ही विल बिगिन टू एक्सप्रेस एंग्जाइटी। हार्ट से रिलेटेड कुछ बात करोगे तो उसको एंग्जाइटी शो हो जाएगी, उसको डेथ वगैरह का इतना वो नहीं है कुछ। तो काली का जो पेशेंट होता है ना, वो कैसा होता है कि उसकी एंग्जाइटी जल्दी से शांत नहीं होती है ना, तो वो कई बार छोड़ के चला गया आपको, मगर उसको पता है कि यही डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। अब जैसे हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, तो हम लोग इतनी डिटेल में हर एक चीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो काली पेशेंट जो होता है ना, वो छोड़ के चला जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद आपके पास आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद आ जाएगा। उसको पता है कि यही बंदा मुझे ठीक कर सकता है। काली वाला जो होता है, और बड़ा झगड़ालू टाइप का, क्वेरलसम होते हैं ये लोग, क्वेरलसम छोड़ के भागते हैं ये चीज़ों को, मतलब पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम वाला जो हमने पढ़ा है ना, पंप का सर ने बताया है अपनी बुक के थ्रू। तो सोडियम हमेशा अंदर आता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, पोटेशियम हमेशा बाहर जाता है, तो ये हमेशा स्केप करता है, हाँ। ट्यूबरकुलाइनम में यही है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। ट्रैवलिंग डिजायर है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर चेंज डिजायर है ट्यूबरकुलाइनम में। क्यों है, क्यों होता है वो, क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि जब बहुत सालों पहले जब टीबी का कोई इलाज नहीं था ना, तो उस टाइम पे अगर किसी को टीबी हो जाता था ना, तो उसको पता था कि अब मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, अगर आपको पता चल जाए मैं 1 महीने बाद मरने वाली हूँ, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बोरिंग सी। फिर आप क्या करना चाहोगे अपनी जिंदगी नहीं की है वो, हाँ, फिर वो सोचता है बंदा कि जी लो अपनी जिंदगी 1 महीने में जो कर सकते हो। वो फीलिंग होती है ट्यूबरकुलाइनम की। ये क्यों होती है? फिर वो क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो हमने जहाँ हमने पैसे जितने भी हैं सब उड़ा देगा बंदा, घूमेगा फिरेगा मस्त रहेगा, चेंज करेगा डिजायर, चेंजिंग डिजायर इसलिए होती है इनके अंदर। वो जो एक फीलिंग है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले के टाइम पे जब टीबी किसी को होता था तो वो इस फीलिंग में आता था लास्ट में। तो ये जो जेनेटिक चेंज आ गया उसके अंदर, एक वो म्यूटेशन हो गई उसकी जीन्स में ना, वो जीन म्यूटेटेड जीन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक वो जीन अब जैसे ये लड़की का मैं बता रही हूँ ना, इसकी फैमिली में है ट्यूबरकुलर डायबिटीज वाली है, तो ये इसके अंदर वो जीन आ गया है, ट्यूबरकुलोसिस वाला चल रहा है।
जैसे ही इसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो टीवी क्रिएट कर देगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब कोई लाइफ में ऐसी चीज़ आ गई, कोई स्ट्रेस आ गई, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गया, कुछ आ गया, तो वो बीज तो है इसके अंदर, वो ग्रो कर जाएगा उससे। और तो ये क्या होता है कि इसमें जो ये जीन्स आ गए ना, ये फीलिंग, अब तो टीबी का इलाज है हमारे पास, मगर वो जीन अभी भी वही चला आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ट्यूबरकुलाइनम वाला जो पेशेंट होता है ना, वो उसी फेज में, हाँ उसी फेज में रहता है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी पूरी जीनी है, जबकि अभी वो मरने वाला नहीं है मगर वो जीन्स उसके अंदर आ गए हैं, तो उसका नेचर ही वैसा बन जाता है। वो इस तरह के नेचर का होता है, उसको चेंज घूमता रहेगा, उसको घूमने फिरने का, गाड़ियों, छोटे बच्चों में हम कैसे लेते हैं ना, बच्चे कई होते हैं ना, अगर उनको कोई बोल दे कि चलो घुमाने ले चलते हैं, वो अनजान के साथ भी चला जाता है ट्यूबरकुलाइनम। उसको मतलब इतना अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना, गाड़ी पे, ये वो, है ना, चेंज अच्छा लगता है उसको। उन 2 बच्चियों को दी थी ना आपने ट्यूबरकुलेनम, जो कैंप में आई थी, फिर दोबारा से आई थी ट्विंस। नहीं उनको नहीं दी मैंने, उनमें से तो एक को मैंने सल्फर दी है, एक को पल्स दी है। ट्यूबरकुलेनम किसको दिया आपने? ट्यूबरकुलाइनम का मेरे पास एक बच्चा आता था, वो ऑटिज़म का था बच्चा, अभी वो लोग ट्रांसफ़र कर गए, उनका ट्रीटमेंट भी बंद हो गया। वो बच्चा क्या था ना, ऑटिस्टिक था वो बच्चा, और उसकी मम्मी जो थी ना, वही उसकी छोटी बहन का मैं बता रही थी अभी, जो वो घूमती रहती थी, वो आर्सेनिक थी, जो छोटी उनकी बेटी थी, बड़ी थी वो 10-12 साल की थी। और ये जो बेटा था इनका, ये 4-5 साल का था, और ये ऑटिस्टिक था। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसके अंदर रेस्टलेसनेस थी, ट्यूबरकुलाइनम में भी बहुत रेस्टलेसनेस होती है। वो उसकी मम्मी सारा दिन उसको अंदर ओमैक्स में स्कूटी से घुमाती रहती थी सारा दिन, वो घर पे बैठते ही नहीं था। वो बेचारी लेडी जब आती थी ना क्लिनिक पे, मैं उसको देख के मेरे को दया आती थी उस लेडी के ऊपर कि यार ये कैसे मैनेज कर रही है, मतलब बच्चों को, ऐसे बच्चे हैं उसके। बड़ी बेटी को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। वो तो बच्चा जो छोटा वाला था वो तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी था, और मतलब आता था वो, उसकी वीडियो शायद मेरे पास कोई पहले की पड़ी हो, मैं ढूंढूंगी दिखाऊंगी तेरे को। आता था ऐसे ऐसे इधर आ जाता था, कभी मेरे पास आ जाता था, मेरे पास आके ना एकदम मेरे ऐसे मुंह के पास आ जाता था, ऐसे बिल्कुल ही मेरे पास आके, मतलब उसको टच करने का होता था, टच डिजायर, हाँ टच डिजायर टेम्पल वाला जो रूब्रिक है ना, ये था एक उसके अंदर। और उसकी मम्मी उसको स्कूटी बोलते, जब ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है ना, तो इसको बस स्कूटी से मैं बैठा लेती हूँ पीछे, और मैं बस गोल गोल चक्कर लगाती रहती हूँ अंदर ओमैक्स में, उससे उसको आराम मिलता था। वॉन्डरिंग डिज़ायर होता है एक, और एक होता है ट्रैवलिंग। वॉन्डरिंग में क्या होता है, कोई पर्पज़ नहीं होता उसका, ठीक है, और एक तो ट्रैवलिंग होता है, उसमें तो एक डेस्टिनेशन होती है कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इसमें वॉन्डरिंग बहुत होती है। अच्छा, ट्रैवलिंग और वॉन्डरिंग में डिफरेंस है? हाँ, वॉन्डरिंग मतलब बिना मतलब के, जो बोलते हैं ना गेड़ियाँ लगानी है हमने, बस गेड़ी मुझे जाना निकालने है, चलते बस हैं, हाँ मुझे गेड़ियाँ पहाड़- निकालने जैसे- चलते हैं। जैसे कोई बोलेगा बस मुझे जाना है, मुझे पहाड़ों में जाना है, चाहे मुझे समंदर के पास इसमें जाना है। ट्रैवलिंग भी है, दोनों है, वॉन्डरिंग भी है, ट्रैवलिंग भी है, मेरे ख्याल से दोनों रूब्रिक्स में पढ़ाई है, मगर इसमें वॉन्डरिंग बहुत है। वॉन्डरिंग मतलब जिसका कोई पर्पज़ नहीं। इनका जो वो भी है एक रूब्रिक और इसमें, एक्टिविटी डिज़ायर विदाउट एनी पर्पस, ऐसे करके एक रूब्रिक है कोई, जिसका कोई मतलब ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मगर उसका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा कि क्या किया इन्होंने, इतनी देर से लगे हुए हैं, देखने में लगेगा कि कितना बिजी है बंदा, मगर उसका कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। जैसे कई लेडीज होती है ना, जो सुबह सुबह 5 बजे उठ गई, मगर 8 बजे तक अभी तक उनका नाश्ता नहीं बना होता है, पता नहीं क्या कर रही होती है, मगर देख के आपको लगेगा कितनी बिजी है, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, मगर फिर भी उनका 8 बजे तक। और एक होता है बंदा जो 1 घंटे पहले भी सो के उठेगा और सारे काम निपटा के सब कुछ रेडी करके रखेगा। तो वो एक का होता है जिसका आउटकम कुछ दिख रहा है आपको, और एक का होता है जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, मगर दिख रहा है कि बड़ा बिजी है ये 2 अलग अलग रूब्रिक्स हैं इसमें, जिसमें एक क्या बोलते हैं, वो एक्टिविटी डिज़ायर विदाउट रिजल्ट करके, ऐसे करके एक रूब्रिक है, मेरे को पर्टिकुलर भी याद नहीं आ रहा, वो है इसका। तो वो ट्यूबरकुलाइनम की वो फीलिंग होती है अंदर से ना, वो बड़ा अच्छे से इसमें सर ने बताया हुआ है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी कि ट्यूबरकुलाइनम ऐसा क्यों होता है। वो मूवी देखी है कौन सी मूवी थी जिसमें वो था रणबीर कपूर, और ये जवानी है दीवानी? हाँ, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो कुछ मिलती जुलती है उससे, ट्यूबरकुलाइनम जैसी। मुझे दुनिया देखनी है, मुझे हाँ ऐसे करना हाँ, है, वो वाली, वो होता है जिंदगी जीनी है, इस तरह का। क्योंकि अब ये फीलिंग उन्हीं को होएगी जिनको लगेगा कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, मुझे खुल के जी लो जिंदगी अपनी। इतने में शादी, इतने में बच्चे, इतने में रिटायरमेंट, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए ना। वो ऐसा बोलता है डायलॉग। वो होता है, इस तरह का होता है ट्यूबरकुलाइनम। और फिर जब उसको यहाँ पे आ जाता है कैद, फिर वो कैद फील करने लग जाता है, जब अपनी जॉब में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है बेसिक। असली तो वो होता है जो था वहाँ पे, वो सोरिक था, यहाँ पे आके वो साइकोसिस में आ जाता है, सोफिस्टिकेटेड सा दिखाता था अपने आप को, फिर वो दीपिका उसको वो करती है, हाँ, मगर वो और एग्रेसिव होता है, क्योंकि उसको लगता है ये रियलिटी है मेरी, मैं तो वो फिर वो बाइपोलर सा उसका दिखाया गया ना उसमें बिहेवियर।